Hi everyone, welcome back to my channel Stethoscope Lover, that is Stetho Lovers. Myself Sushant Singh. On the other side we have a special guest with us, Mr. Ayush Kumar. मिश्रा, मैं चाहता हूँ कि आयुष अपना इंट्रोडक्शन तुम खुद दो. हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष कुमार मिश्रा है और मैं भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा इस बार नीट 22 में अटेम्प्ट था, 659 स्कोर किए हैं और जो ऑल इंडिया रैंक है वो 2976 है। अच्छा आयुष, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ. जैसे सबसे पहला सवाल आयुष मेरा तुमसे ये कि आयुष तुम ये बताओ कि तुमने प्रिपरेशन विथ कोचिंग की है या विदाउट कोचिंग की है? प्रिपरेशन सर ऑनलाइन ही किए हैं, यकीन बैच से, फिजिक्स अच्छा, वाला तुमने यकीन बैच से। प्रिपरेशन ऑनलाइन मोड से किया ही ना? अच्छा, और जी आयुष जी। तुम्हारा ये कौन सा अटेम्प्ट था, फर्स्ट सेकंड या कौन सा था ये? नहीं, ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। पिछले बार अटेम्प्ट था तो उसमें जी, अच्छा 2021 में मेरा 547 मार्क्स था और 48,000 के आसपास अच्छा, रैंक और था। इस बार 659 मार्क्स है यही ना? अच्छा जी जी। आयुष, ये बताओ कि तुमने ऑफलाइन क्लासेस क्यों नहीं ली? मतलब क्या कोई फाइनेंशियल इशू थी या क्या थी? थोड़ा उस पर बताओ, उसके बारे में. सर सबसे पहले तो बिहार के अंदर में ऑफलाइन क्लासेस मतलब स्पेशली जेई नीट के लिए तो उतना वेल डेवलप्ड नहीं है, तो हमको एनी केस में कोटा तो जाना ही था। तो कोटा थोड़ा सा दूर भी है और हमारे जो फैमिली हैं, मेरे फादर जो है वो फार्मर हैं और एक अच्छा छोटा सा अच्छा. शॉप है, तो फाइनेंशियल कंडीशन उतनी नहीं थी कि कोटा जा पाएँ। तो सर का जो है यकीन बैच ज्वाइन किया था और अच्छा, उसी से पढ़ाई मतलब करी। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए तुमने और फिजिक्स वाला का ऑनलाइन कोर्स से मतलब तुमने प्रिपरेशन की है. जी. जी। अच्छा आयुष, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे बच्चे हमेशा ये कन्फ्यूजन में रहते हैं, उनको डाउट रहता है मन में कि ऑफलाइन बढ़िया है या ऑनलाइन बढ़िया है. वो ऑनलाइन लेकर भी सोचते हैं काश मैं ऑफलाइन में रहता तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता, फिर या तो ऑफलाइन में, तो वो ऑनलाइन के बारे में सोचते हैं. मतलब कन्फ्यूज रहते हैं. तुम मतलब कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में कि कौन सा बेटर है, क्या मतलब सही होता है, क्या लेना चाहिए? सर मेरे ओपिनियन में ना तो ऑफलाइन तो 10 तक ही हम कोचिंग जो भी पढ़े हैं वो ऑफलाइन पढ़े, बाकी जो भी प्रिपरेशन किए हैं वो ऑनलाइन ही किए। तो मेरे अकॉर्डिंग में कंटेंट ऑनलाइन के अंदर में भी उतना ही है जितना कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहिए होता है, जितना अच्छा ऑफलाइन में अच्छा. दिया हाँ. जाता है। तो आजकल के डेट में ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस नहीं रह गया, बस एक जगह डिफरेंस है, आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, किस तरह से आप अच्छा, पढ़ाई मतलब तुम करते ये हैं। कहना चाह रहे हो कि कंटेंट जो डिलीवर है टीचर्स का वो दोनों तरफ सेम होता है, बस अच्छा आप बिल्कुल कंसिस्टेंट बिल्कुल। रहो स्टडी में और पढ़ते रहो बढ़िया से, ही ना? अच्छा जी जी। आयुष, तुम अपना इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज नीट का स्कोर बताओ 22 का, और स्ट्रेटजी क्या थी तुम्हारी? मतलब जैसे फिजिक्स में तुम्हारा जो स्कोर आया उसमें अचीव मतलब तुमने कैसे किया, क्या स्ट्रेटजी थी? इंडिविजुअली बताओ सब्जेक्ट वाइज. 160 के अराउंड था फिजिक्स अच्छा केमिस्ट्री के अंदर में, और बायो में भी वही अच्छा, 340 के तो आसपास में इंडिविजुअली था। स्ट्रेटजी क्या थी? मतलब तुम बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए कैसे पढ़ते थे, उसके पे थोड़ा ये फोकस करो, बताओ थोड़ा. एक्चुअली बायो के अंदर में सबसे पहले तो किसी से भी पूछेंगे तो एनसीईआरटी एट द बेस प्रिपरेशन चाहिए होता है। तो एनसीईआरटी बायोलॉजी की कम से कम 20 to 25 रीडिंग्स कम से अच्छा कम अच्छा. चाहिए होती है, कि मतलब कि उस पर लाइन टू लाइन मास्टर करने के लिए। जैसे कि इस बार पेपर आया था, एसर्शन रीजन था, स्टेटमेंट बेस्ड था, तो उसमें कई जगह पर जो है ट्रैप करने का कोशिश किया गया। जैसे एक स्पर्मेटोजेनेसिस वाला क्वेश्चन हो गया, ये सब के अंदर में एनसीईआरटी के लाइन से जो है उससे ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। तो उसके लिए जो है एक थॉरो रीडिंग चाहिए होती है एनसीईआरटी की। और फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर में जो भी आप कर रहे हो, जैसे कि आपने नोट्स बनाए तो उसको बार बार उसको रिवाइज करना है, और किसी भी एक सोर्स को पकड़ के उसको कम से कम 2 बार सॉल्व करना है। 2 सोर्स को नहीं पकड़ना है, एक ही सोर्स को 2 बार सॉल्व करना है। जैसे कि हम एमटीजी चैंपियंस एक बुक आती है, पीवाईक्यू होता है उसके अंदर में वेरियस एग्जाम का, तो उसको मैंने 2 बार सॉल्व अच्छा, किया था। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि बायो के एनसीईआरटी के लिए कि कम से कम 20 to 25 बार रीडिंग मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपका पूरा लाइन मतलब याद हो जी जाए, क्रिस्टल क्लियर हो. और फिजिक्स ये सब केमिस्ट्री के जी लिए तुम जी। ये बताना चाह रहे हो कि एक सोर्स को पकड़िए, उसी को 2-3 बार पढ़िए अच्छे से, डबल सोर्स ट्रिपल सोर्स पे मत जाइए, ही ना? और जी जी। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए तुम कुछ बताना चाहोगे, स्ट्रेटजी वगैरह ये सब? ऑर्गेनिक के लिए स्पेशली जो है हम लोग की जैसे पीडब्ल्यू के अंदर है, पंकज सर है, उनके अंदर एक चलता है पंकज सर स्पेशल लिखाते हैं वो। उसके अंदर में ना मतलब 6-7 रिएक्शन एक साथ में, जैसे इसके प्रोडक्ट से उसके प्रोडक्ट को, एक रिएक्शन के प्रोडक्ट को दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट बना के, इस तरह करके काफ़ी एक बड़ा सा चार्ट बना बना करके क्वेश्चन देते हैं।
उसको प्रैक्टिस करने से आई थिंक ऑर्गेनिक मेरा जो अच्छा, है बहुत मतलब तुम ज़्यादा better हुआ है। पंकज सर के बारे में बताना चाह रहे हो कि तुम उनसे बहुत मतलब सीखे, उनका जो स्पेशल क्लास था ये सबसे, और खुद का ये। अच्छा, जी जी आयुष, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तुमसे ये है कि जो भी नीट एस्पायरेंट है, जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो मतलब एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट जो है फिजिक्स से बहुत स्ट्रगल करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन इसी वजह से रह जाता है, नहीं हो पाता। तुम कुछ मतलब कुछ इसके बारे में बताना चाहोगे कि फिजिक्स को मतलब कैसे करें, मतलब कुछ इसके बारे में थोड़ा बोलो, फिजिक्स के रिगार्डिंग कुछ बताओ। फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम एक्चुअली भैया फिजिक्स के अंदर में नहीं होती है। फिजिक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सब से लेकर के प्रॉब्लम होती अच्छा, है मतलब mostly बेसिक students अगर ठीक कर ले तो तो कुछ हो सकता है। अच्छा अच्छा। जी 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 बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है, जैसे हम लोग शुरू करते हैं तो या तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से शुरू करते हैं या फिर काइनेमेटिक्स से शुरू करते हैं नॉर्मली फिजिक्स के अंदर में। लेकिन एक्चुअली में शुरू बेसिक मैथ से करना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री को पहले पढ़े और उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंट तरह के ग्राफ जो फिजिक्स के अंदर में बन सकते हैं, उन सबको अगर पहले कवर कर लिया जाए, उसके बाद मेन कोर्स को अगर शुरू किया जाए तो आई थिंक जो है फिजिक्स अच्छा, आराम से मतलब कवर हो सकती है। तो उसके बाद उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स ही बचते हैं, एक्चुअली मैथमेटिक्स उतनी बचती नहीं है। अच्छा, पहले मतलब ही आप बेसिक सीख चुके हैं। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, मतलब बेस है वो एक्चुअली। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आयुष, स्टडी मटेरियल मतलब क्या थी तुम्हारी, कौन से मतलब स्टडी मटेरियल से तुमने प्रिपरेशन किया, थोड़ा इसके बारे में बताओ। स्टडी मटेरियल के अंदर पीडब्ल्यू का जैसे क्लासेस किया, उसके बाद जो डीपीपी आती थी उन डीपीपी को सॉल्व किए, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एमटीजी नीट चैम्पियन जैसे कि हम बताएं अभी, वो बुक को हम सॉल्व किए थे 2 बार। और बायो के अंदर में जो है बायो के अंदर में पीडब्ल्यू के अंदर में डीपीपी वर्कशीट और ये सब बहुत सारा क्वेश्चन जो है कलेक्टिवली वो सब सॉल्व किया करते थे। और टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन किए थे अच्छा, नीट प्रेप का। नीट प्रेप का है। हाँ, तो उनमें हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, 2 लेवल टेस्ट सीरीज। तो वहाँ से जो है टेस्ट की भी प्रैक्टिस होती थी और साथ के साथ पीडब्ल्यू का भी टेस्ट देते थे, मतलब दोनों साइड। अच्छा अच्छा, मतलब तुम 2 टेस्ट ज्वाइन किए थे, पीडब्ल्यू का और एक नीट प्रेप का। अच्छा, आयुष, तुम एनसीईआरटी के बारे में क्या बोलना चाहोगे, मतलब व्हाट अबाउट एनसीईआरटी, कुछ एनसीईआरटी के बारे में बताओ कि प्रिपरेशन में वो कितना बूस्ट अप करता है प्रिपरेशन को। कुछ एनसीईआरटी के बारे में बताओ, तुमने पढ़ी नहीं पढ़ी, कैसे पढ़ी, ये सब। बिल्कुल। सो एनसीईआरटी के अंदर में, बायो के अंदर में तो सबसे पहले एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कोई भी चैप्टर रहे, कोई भी लाइन रहे, उसका स्किप नहीं होना चाहिए। और उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली और एनसीईआरटी से ही पढ़ना होता है। तो बायो के अंदर में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही दोनों हम एनसीईआरटी से पढ़े थे। टू बी ऑनेस्ट, फिजिक्स के अंदर में एनसीईआरटी मेरा ऐसे नया का नया रखा हुआ है, उसको हम हाथ भी नहीं लगाए अभी तक। वो कोचिंग के जो नोट्स थे और जो प्रैक्टिस करते थे, उससे ही मेरा कहीं ना कहीं एनसीईआरटी जो है कवर हो जाया करता था। तो एनसीईआरटी हम फिजिक्स के अंदर में नहीं किए। बाकी हाँ, केमिस्ट्री के अंदर में इनऑर्गेनिक स्पेशली और बायो के अंदर में डेफिनेटली एनसीईआरटी। अच्छा, आयुष, ये बताओ कि कुछ रेफरेंस बुक तुमने यूज की थी क्या एनसीईआरटी और नोट्स के अलावा। नहीं, रेफरेंस बुक और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही इतना काफ़ी है ना कि रेफरेंस बुक करने के जगह पे नोट्स को ही एक बार और कर लिया जाए। अच्छा, तो वो ज़्यादा मतलब नोट्स और जो भी आपके पास है वही 2-3 बार आप कर लो बढ़िया से, रेफरेंस का जरूरत नहीं पड़ती है। फिर से एक बार मैं वो पूछूंगा, बायो एनसीईआरटी तुमने कितनी बार पढ़ी है, टू बी ऑनेस्ट। लास्ट टाइम जब 2021 का प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम अराउंड 20 to 25 टाइम्स अच्छा, तो उसी bio समय को। पढ़ चुके थे। अच्छा जी, बायो के अंदर में मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा था, 340 समथिंग स्कोर था मेरा। और फिजिक्स के अंदर में फिर जो है वो 100 फिजिक्स में और 100 केमिस्ट्री के अंदर में था, इसीलिए मेरा अच्छा, स्कोर जो है वो डाउन हो गया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं दे पाए थे पिछले बार। तो इस बार क्या किया कि बायो को भी पढ़ा और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को मतलब एक साथ से बैलेंस अच्छा। करते हुए पढ़ाई करी थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो 30 के आसपास तो रीडिंग्स। अच्छा, बायो एनसीईआरटी एटलीस्ट 30 to 35 टाइप ऐसा मतलब एवरेज हो गया होगा। अच्छा आयुष, एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है, थोड़ा इस पे अच्छे से बताओ, मतलब जो भी व्यूअर है जो भी इसे देखेंगे उनके लिए मतलब बेनिफिट होना चाहिए। मतलब रिवीजन का तरीका यूज़ क्या था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन, मतलब कैसे तुम रिवाइज कैसे करते थे, रिवीजन का क्या स्ट्रेटजी था तुम्हारा। सबसे पहले रिवाइज करने के लिए सबसे पहले तो नोट्स, तो जो भी आपका जो भी चैप्टर रिवाइज करना है उसके लिए नोट्स तो सबसे पहले पढ़ना होगा उसको। उसके बाद अगर आपका कोचिंग में, जिस भी कोचिंग में कोई भी इनरोल्ड है, उसके अंदर में अगर किसी चैप्टर का वर्कशीट या फिर कोई कलेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं 50-60 क्वेश्चन जो कि करने के PYQ हो गए, वो सब क्वेश्चन जो अगर कर लिए नोट्स को रिवाइज करते के साथ में, तो एक चैप्टर रिवाइज हो जाता है। अच्छा, और अगर एग्जाम से पहले तक में, जैसे हम कुछ चैप्टर का, फिजिकल केमिस्ट्री का स्पेशली कुछ चैप्टर का जो है शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कम से कम 1-1.5 पेज के अंदर में पूरा चैप्टर समराइज करके।
तो अगर वो अभी से अगर कोई बच्चा शुरू करता है और एग्ज़ाम तक में ख़त्म कर लेता है बना करके एग्ज़ाम के 1 महीने या 2 महीने पहले तक में, तो उसको पहली बार टेस्ट सीरीज़ के अंदर में रिवाइज़ करने में, जो फुल टेस्ट होते हैं उसको रिवाइज़ करने में बहुत हेल्प मिलेगा, और एग्ज़ाम के एंड टाइम पे ना वो अच्छे से रिवाइज़ कर पाएगा। तो शॉर्ट नोट्स अच्छा, बनाना मतलब बहुत ये- इंपॉर्टेंट है। हाँ ये बोलो। हाँ, ये हमको लास्ट मोमेंट पे जाकर के रियलाइज़ हुआ था, इसीलिए हम जो है 3-4 महीने अच्छा अच्छा। पहले रियलाइज़ हुआ था, तो इसीलिए 7-8 चैप्टर का ही हम शॉर्ट नोट्स बना पाए, नहीं तो अगर हम चाहते तो पहले अच्छा, बना मतलब लेते। रिवीजन की स्ट्रेटजी में तुम ये एक एडअप करना चाह रहे हो कि अगर कोई बच्चा शॉर्ट नोट्स तैयार किया है, मतलब कंपाइल करके 1-2 पेज में पूरे चैप्टर को कंपाइल करके लिखा है, तो लास्ट के टाइम में बहुत बेनिफिशियल होता है, उससे प्रिपरेशन बहुत बूस्टअप होता है। अच्छा। हाँ, और टेस्ट सीरीज तुमने कौन कौन से ज्वाइन की थी, एक बार फिर से बताना। टेस्ट सीरीज पीडब्ल्यू का ज्वाइन किया था, जो कि बैच के साथ नहीं आता अच्छा था, उसको अच्छा। ज्वाइन नहीं करना पड़ा, और नीट अच्छा प्रेप का अच्छा, नीट join प्रेप का और पीडब्ल्यू का। अच्छा, एक और आयुष, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो बहुत नीट एस्पिरेंट के मतलब मन में रहता है कि जैसे तुम बहुत अच्छे स्कोर किए नीट में 659, जो कि बहुत मतलब ऑसम स्कोर है, क्योंकि 18 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, उसमें तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 2900 के आसपास है, तो बहुत मतलब बढ़िया स्कोर है। तो ये बताओ कि जैसे तुम कितने घंटे डेली बेसिस पे पढ़ाई की हो, मतलब कितने घंटे पढ़ते थे तुम? पढ़ाई देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 9 to 10 आवर्स तो डेली था, और जब एग्ज़ाम आ गया तो लास्ट के 2 महीने कम से कम 12 to 13 अच्छा, आवर्स और पढ़ाई क्लास के अलावा तुमने सेल्फ स्टडी 9 to 10 आवर की है ही ना? नहीं अच्छा, भैया, क्लास इंक्लूड अच्छा, क्लास इंक्लूड करके 9 to 10 आवर कंसिस्टेंटली तुमने पढ़ाई की है। अच्छा। बिल्कुल, लेकिन एक भी दिन मैंने ऐसा नहीं हुआ कि एक भी दिन गैप किए हैं, मतलब हाँ, ये consistently पढ़ाई। कंसिस्टेंसी तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आयुष, ये बताओ कि मतलब प्रिपरेशन की जर्नी में तुम्हें कभी डिस्ट्रैक्शन हुई? हाउ टू टैकल विद डिस्ट्रैक्शन? डिस्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन कई तरह का होता है। अब आपका फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन है तो वो कर सकते हो, किसी मतलब और कोई तरह का डिस्ट्रैक्शन है तो वो अपने अपने तरीके होते हैं उसको हैंडल करने के लिए। जैसे मेरा एक डिस्ट्रैक्शन था कि पढ़ाई करते करते कभी यूट्यूब पे कोई नोटिफिकेशन आया तो उसको जो है फिर शॉर्ट्स पे जाके इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, इस तरह का डिस्ट्रैक्शन था। तो उसको टैकल करने के लिए फ़ोन के अंदर में ही था एक फोकस मोड सेटिंग्स के अंदर में रहता है, तो उसको मैंने टर्न ऑन कर दिया, और ये जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम था उसको फोकस मोड पे डाल दिया। मतलब कि दिन के अंदर में वो फिक्स हो जाता है कि 15 मिनट इतना यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको दिन में अच्छा अच्छा, फ़ोन के अंदर ही हो। अच्छा अच्छा, फ़ोन के अंदर ही ही फोकस मोड तुम ऑन करके करते थे। तो उससे हेल्प मिला था। अच्छा आयुष, एक और क्वेश्चन मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि हर एक प्रिपरेशन जर्नी में एक टाइम आता है जब लगता है यार यार अब मतलब अब नहीं हो रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बोरिंग फील हो रहा है, ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ है? बिल्कुल होता है, स्पेशली ड्रॉप ईयर में तो होता ही है। जैसे फ्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर है तो एनीवेज 12 करना ही है। अच्छा, तो 7 मिनट का अच्छा मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे तुम टॉपर हो तो टॉपर के साथ भी ये सब दिक्कतें होती है क्या? सबके साथ होता है भैया, सबके साथ तो होता है। उस टाइम में मतलब तुम अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? मतलब अगर जब पढ़ने का मन नहीं किया तो कैसे अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे कि नहीं यार पढ़ना है? ऐसे तुम बताया कि तुम कंसिस्टेंट रहे हो पूरे थ्रू द ईयर, तो कैसे किया? उस टाइम पे भैया एक ही मतलब दिखता था कि अगर ये एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करते हैं तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन मेरे पास में कुछ था नहीं। जैसे कि 12th का रिजल्ट आउट हो चुका था, उसके बाद ड्रॉप लेने का डिसीजन ले चुके थे, पेरेंट्स को कन्विंस कर चुके थे, और अगर इन केस अगर एग्ज़ाम के अंदर ये एग्ज़ाम नहीं होता है, क्रैक नहीं होता है, तो फिर मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कॉलेज तो हम वैसे ही कोई बीएससी का कॉलेज तो हम ऐसे ही छोड़ चुके थे 12th के बाद ड्रॉप लेने का डिसीजन लेकर के। तो मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, और जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुमने कोई अदर इंटीग्रेटेड कोर्स लिया नहीं था, ऑप्शन तुम्हारे पास कुछ और नहीं बचा था, यही ना? नहीं। अच्छा, ये बताओ आयुष कि जैसे तुमने बोला कि पीडब्ल्यू का तुम ऑनलाइन क्लास लिए थे, उसका टेस्ट देते थे, और नीट प्रेप का, तो ऐसा कभी हुआ कि मतलब क्या हर टेस्ट में तुम्हारे 600 प्लस एबव मार्क्स आते थे ऐसा? एक्चुअली टेस्ट सीरीज का भी जैसे नॉर्मली हम टेस्ट सीरीज देते थे तो 630 to 640 मार्क्स के आसपास आता था। हाँ बोलो। तो हुआ क्या एक्चुअली, जब भी हम नीट एग्ज़ाम के करीबन 11 दिन पहले की बात है, हम नीट प्रेप का ही एक टेस्ट दिए, तो उसमें मेरा अराउंड 590 समथिंग आ गया स्कोर बाय मिस्टेक, पता नहीं कैसे हुआ, मतलब, और उसको देख के नॉर्मली मेरा 649, उसके ठीक पहले टेस्ट के अंदर में 649 और अभी 590 आ रहा है, तो थोड़ा सा जो है अंदर से डिप्रेस्ड फील हुआ। ऊपर से लग रहा था कि अभी 11 दिन के बाद में एग्जाम है, और उसके बाद अभी इस टेस्ट में इतना कम नंबर आएगा, तो फिर लगा कि 600 के आसपास ही पहुँचेगा एग्जाम में। तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा मेहनत की, थोड़ा सा जो है नेक्स्ट टेस्ट के लिए मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद जब नेक्स्ट टेस्ट पीडब्ल्यू का टेस्ट दिए, उसके अंदर में फिर से मेरा 590 स्कोर हो गया। तो उस टाइम पे ना और ज़्यादा हमको डिप्रेस्ड फील हुआ। तो उस चीज़ को लेकर के
थोड़ी देर तो समझ में नहीं आया कि करे तो करे क्या। उतने दिन से 650 के आसपास स्कोर आ रहा है और अभी अचानक से स्कोर जो है डाउन हो गया। तो उस टाइम पे फिर यूट्यूब पे और जब वीडियो देखे कि किस तरह से इंप्रूव करते हैं मार्क्स को, तो सब बता रहे हैं कि पहले टेस्ट खोलो, एनालाइज करो, उसका मिस्टेक ढूंढो और उस पर काम करो। उतना टाइम तो था नहीं मेरे पास में, तो हम क्या किए, सिंपली दिमाग से जो है निकाल दिए कि 2 टेस्ट दिए हैं हम, और हम जो है पूरा का पूरा सिलेबस को रिवाइज करने के लिए बैठ गए। और वो जो बचा हुआ 6 दिन बचा था सेकंड टेस्ट के बाद, बचा हुआ 6 दिन में एकदम जम के पूरा का पूरा सिलेबस को रिवाइज कर लिए और जाके सीधा नीट एग्जाम। अच्छा, तो उससे ही मेरा स्कोर इंप्रूव। अच्छा, तो आयुष तुम जो व्यूअर्स है, जो नीट एस्पिरेंट है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, उनमें तुम उनको तुम क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर मतलब टेस्ट में जो मॉक टेस्ट है उसमें अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसके डील कैसे करें, मतलब मोटिवेटेड कैसे रहे कि नहीं यार, मतलब अपने आप को बूस्टअप कैसे करें, मतलब हाउ टू डील विथ लो मॉक स्कोर टेस्ट। जब ये स्कोर कम आता है तो डिपेंड करता है कि आपके पास एग्ज़ाम तक में कितना टाइम बचा है। जैसे कि आप मिड में हो और आपका स्कोर कम आ रहा है, तो इसमें हम कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जिस भी टॉपिक से आपकी गलतियां हुई हैं उसको उठा करके, उसको देख करके उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना। मैक्सिमम लोगों के साथ में क्या होता है, वो टेस्ट को एनालाइज नहीं करते, वो टेस्ट को देखते हैं इस तरह से कि मेरा एग्जाम में टेस्ट में इतना आ रहा है तो एग्जाम में इतना आएगा। एक्चुअली टेस्ट का पर्पस ये नहीं होता है। टेस्ट का पर्पस ये होता है कि आपका जो वीक एरिया है वो आइडेंटिफाई करवा देता है। तो जब भी आप किसी वीक एरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद उस पर काम करने का ज़रूरत होता है। आपको एक वीक एरिया मिला, टेस्ट के अंदर में आपसे ये क्वेश्चन की गलतियाँ हुई हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है सिर्फ उसी को एनालाइज करना है। एक्चुअली पूरे टेस्ट को एनालाइज करना है कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम, अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उन सारे क्वेश्चन के टॉपिक्स को लिखना है, वो टॉपिक पे जा करके उसको अच्छे से पढ़ना है और उस पर 4-5 सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सवाल जो एक बार सॉल्व कर लेना है। वो टॉपिक आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद उस पर गलती होने का चांस बहुत कम है। उसके बाद फिर नए टॉपिक्स मिलेंगे, नए टॉपिक्स पे इस तरह करते करते जो है एक टाइम आएगा जब आपका स्कोर जो है परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका स्कोर अप डाउन नहीं करेगा और वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, मतलब आयुष तुम ये कहना चाह रहे हो कि टेस्ट देने का पर्पज़ सिर्फ ये नहीं है कि टेस्ट दिए उसे छोड़ दे, मतलब अपने वीक एरिया को पहचाने, उस पर काम करे, टेस्ट को एनालिसिस करे। अगर कोई क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं फिर भी उसमें देखे कि कितना टाइम लग रहा है, कोई ज़्यादा टाइम तो मैं किसी क्वेश्चन में नहीं दे रहा हूँ, ऐसा मतलब। अच्छा, थैंक यू आयुष, फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर ग्रेट सक्सेस इन नीट। वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट हो, कुछ अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि टॉपर से कुछ पूछे तो अगर ये कंफर्टेबल यूज़ होता है तो मैं इसका इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप डायरेक्ट जाके इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।